कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद बिग डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम आपके वो स्ट्रांग है तो आप 12th पे ज़्यादा फोकस करो अभी जितना। फिर बिफोर जंपिंग टू द वीडियो आई हैव वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप अभी इस चैनल पे आए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगली वीडियोस के लिए, और इस चैनल पे ऐसी आगे की वीडियोस आने वाली है तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि तुम्हें आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। तो यार एक चीज ध्यान रखना, इस सीरीज के सारे एपिसोड बहुत सही हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर टिप्स और ट्रिक्स छुपी हुई हैं, तो सारे के सारे एपिसोड तुम एक्सेस कर लेना जाके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और यार मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द Hey everyone, welcome to the episode number 6 of this special series. And this episode we have Dhruv Chauhan from NSUT. He is also a fellow YouTuber. He has 8.8k plus subscribers on YouTube. तो ध्रुव एक बार अपना खुद से इंट्रोडक्शन दे दो हमारी ऑडियंस के लिए, बेटर रहेगा। So hey everyone, this is Dhruv Chauhan and currently I am pursuing my BTech in computer science and engineering with big data analytics from NSUT। और मैं NSUT का भी ईस्ट कैंपस में हूँ और मैं चाहता तो मेन कैंपस में ईसी वगैरह ले लेता, पर कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने ईस्ट कैंपस को प्रेफर करा, तो अभी मैं NSUT से कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। और ध्रुव का एक चैनल भी है बेसिकली जिसपे वो जेई से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो एक बार अगर मेक श्योर कर लेना, सब्सक्राइब कर लो जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार तुमने ना कब और कैसे जेई की तैयारी चालू करी थी, मतलब किस टाइम पे तुमने जेई की तैयारी चालू करी थी बेसिकली? अगर बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो पहले तो हर एक की तरह मैंने भी 10th के बाद 10th का रिजल्ट आया तो 81% आई थी मेरी 10th में। तो मतलब एवरेज ही थी, मतलब आजकल तो हर एक की 90 प्लस आ रही होती है। तो इसलिए मेरे को मतलब इतनी मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा थी कि 90 प्लस ले आऊँगा, पर नहीं आई। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो आईआईटी की तैयारी वगैरह करते हैं, तो पहले मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लूँगा इसे। तो इसी तरीके से 11th में ट्यूशन्स वगैरह लगवा लिए, पर ऐसे स्पेसिफिकली किसी कोचिंग में नहीं गया था मैं। तो ट्यूशन से ही पढ़ता रहा, खुद ही करा, मतलब वही एनसीईआरटी वगैरह। तो पूरा मतलब अक्टूबर-नवंबर का टाइम आ गया और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने एक कोचिंग है मेरे घर के पास वीएमसी विद्या मंदिर क्लासेस, तो उसका मैंने एक टेस्ट दिया और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई टेस्ट देके कि मतलब मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया था। और उसके बाद मैंने सोचा एनरोल कर लेता हूँ कोचिंग में, पर उस टाइम पे कोई बैच अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा आप नेक्स्ट ईयर आके अप्रैल में अपना 12th के लिए एडमिशन करवा लेना। तो इसी तरीके से 11th तो पूरी स्कूलिंग वगैरह के साथ हो गई और फिर मैं गया, तो मैंने 12th में अपना एडमिशन करवा लिया अप्रैल में। फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, मतलब 11th के कॉन्सेप्ट्स क्योंकि वीक थे, तो मुझे वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो इसी तरीके से 12th में मैं मेहनत कर रहा था, पर चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ पा रही थी। तो उसमें कोचिंग की भी गलती नहीं थी, मतलब मेरे ही बेसिक्स वीक थे, तो इस चीज़ से मुझे चीज़ें समझ नहीं आई। तो मैंने आगे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी, पर वही फिर फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला था जेईई का और मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था उस अटेम्प्ट में। और मैंने नियरली 12 मार्क्स ही स्कोर करे थे उस अटेम्प्ट में, और उसके बाद मेरी वहाँ पे वो चीज़ एंड हो चुकी थी। मतलब मैंने सोचा अब इसके बाद तो नहीं करनी तैयारी। तो ठीक है। मैंने उसके बाद अपना बोर्ड्स पे फ़ोकस करा। एक 1 ही महीना था उसके बाद मेरे पे बोर्ड्स के लिए। तो मैंने सोचा बोर्ड्स में तो एटलीस्ट अच्छा कर ही लूँगा। तो बोर्ड्स में करा मैंने, तो बोर्ड्स में फिर भी मेरा सही हो गया, एक डिसेंट परसेंटेज आ गई बोर्ड्स में। फिर बोर्ड्स के बाद जो टाइम मिला, क्योंकि उसके बाद पोस्टपोनमेंट का बात बनने लगी थी कि मतलब ये भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी बिट सेट भी है, ये भी है, और बिट सेट का मैंने सुना था कि लेवल जेईई मेन से कम होता है। तो मैंने सोचा कि अब बिट सेट की भी तैयारी इसके साथ-साथ ही कर लूँगा। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट करी चीज़ें करनी, और मेरे पे नियरली 4 महीने थे। उन 4 महीनों में मैंने काफ़ी बेसिक से करा, मतलब काइनेमैटिक्स वगैरह, एनएलएम, इनको स्ट्रॉन्ग करा, क्योंकि पहले आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मैंने पहले ये करा, मैथ्स में ग्राफ वगैरह, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग को अच्छा करा, तो इस तरीके से चीज़ें करी। उसके बाद मैंने अपना धीरे-धीरे करके लेवल बढ़ाया और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स करे। तो इस तरीके से करता रहा, मॉक टेस्ट देता रहा। स्टार्टिंग में तो अपने खुद के ही प्रीवियस ईयर को ही मॉक टेस्ट समझ के दे देता था चैप्टर वाइज़ को, क्योंकि इतने चैप्टर नहीं करे थे। उसके बाद मैंने अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट दिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स को दिया, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करी। और फिर एट द एंड मॉक टेस्ट में भी रिज़ल्ट सही आने लगा था, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो चुका था। और सितंबर वाले अटेम्प्ट में 186 मार्क्स मैंने स्कोर कर दिए थे।
सो यार अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने, तो सब्सक्राइब कर दो यार, और इस वीडियो को एक अपने बेस्ट फ्रेंड के संग जरूर शेयर कर देना। तो इसका मतलब तुमने बहुत अच्छी जर्नी तय की इस पोस्टपोनमेंट के दौरान, मतलब 12 मार्क्स से लेके हाँ 180 प्लस मार्क्स तक की। तो मतलब पोस्टपोनमेंट में जैसे तुमने ये बताया कि तुमने ग्राफ्स वगैरह किए, तो उस टाइम मतलब बेसिकली किया क्या, मतलब मॉक टेस्ट देते थे ठीक है, बट उसके संग कोई मटेरियल लगाते थे या कोई कौन सी बुक फॉलो करी उस दौरान, और क्या मतलब शेड्यूल था पहले तुम्हारा? मैं मटेरियल की बात कर लेता हूँ। तो मटेरियल में मुझे मतलब इतना तो आइडिया हो गया था कोचिंग जाके कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जिससे जेईई ठीक मेन है। में क्वेश्चन आते हैं। मतलब काफ़ी कोचिंग्स में जो लेवल 2 और लेवल 3 होता है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है अगर आपको सिर्फ जेईई मेन्स आपका टारगेट है। मैंने पहले बिल्कुल। तो ये चीज़ क्लियर करी कि सिर्फ जेईई मेन्स ही मेरा टारगेट है और बिटसेट एडवांस को मैं फ़ोकस कर ही नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मैंने इनको ही करा और इनके लिए मेरी कोचिंग में एक तो हमें दी जाती है वर्कबुक, उसमें लेवल 1 होता है, वो सॉल्व करा। और फिज़िक्स में तो एचसी वर्मा कर लो तो मोर देन इनफ है, फिर तो कोई और बुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिज़िक्स में मैं सिर्फ उसे ही कर रहा था। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी की भी बात कर लो, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मेरा मानना है एनसीईआरटी कर रखी होगी, तो 60% क्वेश्चन तो आप ईज़िली कर ही लोगे। तो ये तो चीज़ें मैंने फ़ॉलो करी थी और अच्छा। उस टाइम पे मैंने इतना नहीं सोचा था कि एकदम से 180 बस ले आऊँगा। बस ये था कि हाँ, इससे तो काफ़ी अच्छा कर ही सकता हूँ। तो वही था और इसी तरीके से मैंने आगे प्रिपेयर करा था। अच्छा, मतलब तुमने ना मतलब मेन था कि मतलब तुमने एडवांस पे कम फोकस करके बेसिकली अपने बेसिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क किया। हाँ, तो मतलब शेड्यूल क्या रहता था हाँ, तुम्हारा जब ये मैंने बेसिक से पोस्टपोनमेंट हो गया था ना, मतलब मतलब कितने हाँ कितने घंटे देते थे, मतलब क्योंकि कितने घंटे पढ़ता था? हाँ हाँ भाई। हाँ, तो घंटे तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा दे रहा था उस टाइम पे। मतलब मेरा एक ही काम था कि मैं पूरे दिन भर पढ़ता ही था। 12 से ठीक है। 16 घंटे, मतलब ज़्यादातर दिन। 1-2 दिन होता होगा महीने में कि हाँ, नहीं पढ़ पाया, 8 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे। पर ज़्यादातर यही होता था कि 12 से 16 घंटे के बीच में मैं पढ़ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने अपने आवर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा था, क्योंकि मुझे पता था कि पोस्टपोनमेंट एक गोल्डन चांस है मेरे लिए। इसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर पूरा 1 साल मुझे लगाना पड़ेगा, तो इस टाइम पे अपना बेस्ट इनपुट दे देता हूँ और फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा मुझे वो मंज़ूर है। ठीक तो है। मैं तो 12 घंटे देता था और मतलब एंड में तुमने बहुत ज्यादा टाइम दिया बेसिकली, मतलब 12 घंटे हाँ, डेली कंसिस्टेंटली देना। तो रिवीजन कैसे करते थे, मतलब जैसे कोई चैप्टर पढ़ लिया सपोज दैट, तो उसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रहती है तुम्हारी कि मतलब दोबारा कैसे पढ़ना हाँ। है? रिवीजन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट ये तो ट्राई करो, आपने दिन भर में जो भी चीज़ पढ़ी है, रात को सोने से 1 घंटा पहले आप बस कुछ मत करो, आपने जो भी पढ़ा है उसको पेजेज़ को बस देख लो एक बार, तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएँगी। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो आप एमओटी के नोट्स को सिर्फ़ अगर देखोगे भी ना, तो आपको चीज़ें अपने आप रिकॉल होने लगेंगी। तो ये चीज़ हम्म। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 घंटा सोने से पहले जो पढ़ा है उसका रिवीजन, और वीक में 1 दिन जितना भी आपने वीक में सिलेबस करा है, उसे एक बार रिवाइज़ करो और कुछ प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करके देखो। प्रॉब्लम्स के हम्म। साथ रिवीजन करोगे तो जेईई मेन्स में आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और मॉक टेस्ट रेगुलरली दो, वीक में 1 से 2 तो दे ही दिया करो। तो जैसे तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट था, मतलब जो शुरू में वीक हो और तुमने उसे इम्प्रूव कर लिया हो, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट हो पर्टिकुलर? मतलब वीक तो मतलब मेरे वैसे तो फिज़िक्स मेरा ठीक था, तो केमिस्ट्री को मैंने इम्प्रूव करा था। अगर वीक से स्ट्रॉन्ग की बात करें, तो हम्म। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इन दोनों पे मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क करा था और इनको मैंने अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। तो मैथ्स को मतलब मैंने थोड़ा इग्नोर करा था और हम्म वो मेरा जेईई मेन्स में भी इतना अच्छा नहीं हुआ। तो मतलब कैसे इम्प्रूव कैसे किया था, क्योंकि मतलब बच्चे ना आजकल डे डाउट होता है बच्चों के मन में, क्योंकि अभी पोस्टपोनमेंट का टाइम चल रहा है ठीक है, और हर किसी का ना कोई सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक होता है, तो उसे अब आदमी इस समय मतलब इम्प्रूव करना चाहता है, तो तुमने कैसे किया था अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव? हाँ, तो मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। आपको कभी ऐसे नहीं करना होता कि बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं 4 दिन ना इस सब्जेक्ट को पूरा टाइम दूँगा और फिर 4 दिन में एकदम से स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं ठीक है। होता। आपको एटलीस्ट 2 वीक तक कंसिस्टेंटली 4 घंटे दो। अगर आप मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 4 घंटे उस सब्जेक्ट को दो या फिर 6 दो। आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अगर आपके बाकी 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आप मैथ्स में 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और बाकी दोनों में 80-80, तो आप मैथ्स में ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि उन दोनों में हम्म। आप पहले से ही 80 स्कोर कर रहे हो। तो आप इन पे ज़्यादा फ़ोकस करो, इन्हें ज़्यादा टाइम दो, तो आपको ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा।
और मेरे हिसाब से अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो उसमें तो वही है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आने चाहिए। एटलीस्ट वो जी। तो आने चाहिए जो एनसीईआरटी में है। और बाकी तो फिर आपको रिएक्शन एक बार समझ में आ गई तो आप इज़िली सारे क्वेश्चन कर लोगे। हुँ। तो बेसिकली ना तुमने ना 11th जैसे उतनी अच्छी नहीं थी तुम्हारी, ठीक है? और तुमने 12th भी हाँ। मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, बट तुमने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया। तो इस समय ना मतलब जो जेईई 2022 के एस्पिरेंट हैं वो अभी मतलब जेईई देंगे नेक्स्ट साल। तो उनसे क्या कहोगे कि इस बार जो तुम्हारा 12th है ना इसमें ये चीज़ें ज़रूर कर लेना, मतलब तुम्हारी एडवाइस क्या रहेगी? मेरी उनके लिए तो यही एडवाइस रहेगी कि देखो, जो 11th में हो गया वो हो गया। अब उसकी टेंशन लेने से कुछ आपका फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। जी। 11th के ज़्यादा बहुत अगर करना है तो बेसिक्स कर लेना। अगर आपके वो स्ट्रॉन्ग है तो आप 12th पे ज़्यादा फ़ोकस करो। अभी जितना कोचिंग में चल रहा है या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग करते रहो। उसका बैकलॉग बिल्कुल क्रिएट मत कर देना। और थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के हर दिन आप जैसे 3 घंटे दे दो, 2 घंटे दे दो, या आप ज़्यादा पढ़ रहे हो 12 घंटे तो 4 घंटे 11th को दे दो। और वीकेंड्स में जैसे सैटरडे संडे में कोचिंग वगैरह नहीं होती, तो उस दिन आपको टाइम मिल सकता है, तो आप उस दिन थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे दो। तो आपको इस तरीके से चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। पर ये ट्राई करना कि 12th का कोई बैकलॉग मत करो और 11th को धीरे-धीरे करते रहो, तो वो अपने आप एंड तक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी 11th और 12th दोनों हो जाएँगी काफ़ी अच्छे हुँ, से। हुँ। तो ऐसे ना तुमने मतलब जब तुम्हारा जनवरी का अटेम्प्ट भी जब मतलब काफ़ी खराब गया था, तो क्या तुम्हें एक सेकंड थॉट नहीं आया हुँ। कि यार मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर ही करूँगा, मतलब पोस्टपोनमेंट तो आ गया खैर, बट एक थॉट होता है ना यार मन में कि अब क्या होगा, कैसे हाँ, होगा? हाँ। ये ठीक है। ये चीज़ तो हुई थी मेरे साथ और मैंने मतलब अपने पापा को जाके बोर्ड्स के बाद सीधे बोल दिया था, पापा मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और ओके। नेक्स्ट ईयर जेईई मेंस दे दूँगा। तो मेरे पापा ने मुझे काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी कि ऐसे नहीं होता, कि आपको कम से कम एटलीस्ट बैटल में लड़ना तो ज़रूरी है। आप चाहे कैसा भी करो, अगर आपने अपना 100% नहीं दिया ना, आप एक तरीके से बैटल को छोड़ के भाग रहे हो, अगर आप इस टाइप की हरकतें कर रहे हो। क्योंकि कोई ना कोई फ़ायदा तो आपको तब भी होगा। मान लो मैं नहीं होता सिलेक्ट, तो अभी ड्रॉप ईयर में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता कि चलो मैंने इससे यहाँ तक आ गया, मार्क्स तो डेफिनिटली इंक्रीज़ कर ही लेता कि हुँ, इससे हुँ, इतने मार्क्स इंक्रीज़ करे, अब ड्रॉप ईयर में और अच्छा करूँगा। और वैसे भी आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आप कोई चीज़ तो स्ट्रॉन्ग करोगे इस टाइम पे, तो वो आपको आगे जाके एडवांटेज ज़रूर देगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक ट्राई तो ज़रूर देना चाहिए और अपना 100% दो, वो सही में मैटर करता है। मार्क्स वगैरह ये सब सेकेंडरी चीज़ है। हुँ, हुँ। तो मतलब जैसे ना एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे होता है, तुमसे भी काफ़ी पूछा जाता होगा कि जैसे तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट खराब गया था, ठीक है? तो एक ना कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल एकदम मतलब ज़मीन पे जाता है जब हमारा अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा खराब जाता है, कोई भी अटेम्प्ट हो या कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या मॉक हाँ। टेस्ट हो। तो उसके बाद तुमने ये सब पूरा रिवाइव किया प्रोसेस, तो तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे कि यार नहीं है, मेरा पिछली बार नहीं हुआ ना, इस बार तो होगा मतलब? तो मतलब जैसे 12 मैं घंटे पढ़ रही है। अगर हाँ, अगर सच बताऊँ तो उस टाइम के बाद मैंने मतलब 1 हफ्ते तक, जब मेरा जेईई मेन हो गया था, मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था। उस टाइम पे तो मैं बस ऐसे ही लेटा रहता था, टाइम पास टाइप कर रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था अब भाई मेरे से नहीं हो गए। तो उसके बाद अच्छा हुआ कि मेरे टाइम पे बोर्ड्स आ गए, तो मैं बोर्ड्स की तैयारी करी और बोर्ड्स में मैंने इतनी बेसिक्स, आपका स्ट्रॉन्ग बोर्ड ज़रूर कर देता है, कुछ करवाए ना करवाए। आप बेसिक एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हो बोर्ड से ही, तो ये चीज़ थी, थोड़ा रहा कि बोर्ड से हो गया। और फिर बोर्ड्स के बाद मैंने मतलब मेरे पापा ने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करा कि करके एटलीस्ट एक बार ट्राई दो और अपना 100% दो और फिर ज़रूर अच्छी होंगी चीज़ें। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, बिट सेट भी अभी है और भी एग्ज़ाम है, इतनी जल्दी हार मान लेने से कुछ नहीं होगा। और एक हुँ, काफ़ी अच्छा इंसिडेंट मैं शेयर करूँगा, मेरे साथ वो स्कूल में हुआ था, उस चीज़ से मतलब मेरे अंदर सारी मोटिवेशन आई थी। तो मेरा एक मतलब फ्रेंड टाइप ही था, मतलब ज़्यादा अच्छा भी फ्रेंड नहीं था। उसने मुझे एक दिन बोल दिया था, मैं एक प्री बोर्ड के एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, क्योंकि मेरी जेईई मेन की भी अच्छी नहीं थी और उसके तुरंत बाद ही वो एग्ज़ाम था। तो उसने मुझे बोल दिया कि तू तो देख प्री बोर्ड में भी पास नहीं हो रहा, बोर्ड में क्या ही करेगा? तो वो मतलब मेरे से 11th तक उसके मार्क्स कम ही आए थे और मतलब 12th में एकदम से इतना बोल दे कोई भी इंसान, तो वो चीज़ आपको हर्ट कर जाती है। मैंने मुँह पे कुछ नहीं बोला, मैं बस हँस दिया और मैंने पर उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि अब तो भाई फोड़ना ही है। तो मैंने उससे बोर्ड में भी उससे ज़्यादा आ गए मेरे और जेईई मेन्स में तो मैंने कर ही लिया। हाँ, तो मतलब वो होता है ना जब आप डाउनफॉल हो रहा होता है ना आपका, तो हर कोई आपकी टाँग खींचता होता है बेसिकली, और हर हाँ, कोई आपके वही से चीज़ है। तो मज़ाक उड़ा रहा होता है, भले ही वो आपको कितना आप मतलब करीबी हो। आ हाँ, तो आपको वही उसी चीज़ को अपनी मोटिवेशन बनानी है, उसको इस तरीके से नहीं देखना है अब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं ये वो। आपको इसी हुँ, चीज़ को मोटिवेशन बनानी है कि मुझे अब औरों को गलत प्रूव करना है।
तो वो तो आपके अंदर से ही आएगी, बस आप किसी भी मोमेंट को याद करो और आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी फिर तो पढ़ने की। हम्म। तो जैसे तुमने बताया ना, तुमने पोस्टपोनमेंट के टाइम पे अपनी कोचिंग का मटेरियल किया था, तो क्या कोई बुक वगैरह और की थी कि मतलब सिर्फ कोचिंग के हाँ, मटेरियल ही थे? कोचिंग के मटेरियल को तो मैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए करता था, उसे मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं करा था। ठीक थोड़ा है। बहुत करा था क्योंकि कुछ केसेस में वो बहुत अच्छा था। तो हम्म। मैंने मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज़ बात करूँ तो फिज़िक्स में तो सिर्फ़ एचसी वर्मा और पीवाईक्यूज़ इनको ही मैंने रेफ़र करा था, क्योंकि ठीक है। पीवाईक्यूज़ भी बहुत सारे हो गए थे तो इनसे हो गया। और अब बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में एमएस चौहान करी थी मैंने लेवल 1, और एन अवस्थी का लेवल 1 मैंने करा था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, वो तो मोर देन इनफ है, उसको मैंने पूरा नहीं करा था। तो ठीक मैंने है। एनसीईआरटी करी और एन अवस्थी के थोड़े बहुत लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें तो मैंने यूट्यूब वगैरह सब जगह से सुना ही था कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी कर लो तो मोर देन इनफ है, और मैंने वही करा, एनसीईआरटी करी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी मुझे नए-नए फैक्ट्स देखने को मिलते थे, मैं उन्हें अपने नोट्स में लिख लेता था या फिर एनसीईआरटी के जो टॉप पे थोड़ा-सा स्पेस होता है, वहाँ पे लिख देता था। हम्म। तो इनऑर्गेनिक इस तरीके से। और मैथ्स में मैंने अपने कोचिंग का मॉड्यूल्स वगैरह थोड़ी बहुत और अपने ये अरिहंत खरीद रखी थी, तो अरिहंत की कुछ सीरीज़ मैंने फॉलो करी। अच्छा, तो मतलब ये पता बहुत सी एग्जांपल है कि ज्यादा बुक्स तुमने नहीं करी, बट जो करी उसे अच्छे से हाँ। करा बेसिकली। हाँ, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी बुक्स कर हाँ। रहे हो, उन्हीं की प्रॉब्लम्स का रिवीजन करते रहो, तो आप डेफिनिटली बहुत अच्छा यार, कर लोगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखो यार, तुम्हारा जो 11 था वो भी काफी ज्यादा सही नहीं गया था, और बेसिकली 12th जब तुमने स्टार्ट करी तो वो भी स्टार्टिंग फेज तुम्हारा सही नहीं था, और जनवरी अटेम्प्ट देते टाइम भी तुमने उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो उस टाइम मतलब क्या फील आ रही थी, मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस शेयर कर दो तो हमारी ऑडियंस देख रही है, तो जिनका भी मार्च अटेम्प्ट किया है ना, उनका भी कुछ अच्छा नहीं गया होगा, तो उनके लिए एक्सपीरियंस हो जाए कि ऐसे में मतलब मोटिवेट रखना है अपने आप को। तो क्या लगा था तुम्हें basically? हाँ, तो जैसे मैंने अपना जनवरी वाला अटेम्प्ट दिया तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गया था, और आपका जब भी पेपर बेकार होता है तो आपको देने के बाद पता चल जाता है, अच्छा होता है तो भी पता चल जाता है, बेकार होता है तो भी पता चल जाता है। तो मेरे को यही फ़ील आ रही थी जब मैं सेंटर से घर भी आ रहा था कि कोचिंग में इतने पैसे बर्बाद कर दिए, मतलब तैयारी भी करी, ऐसा नहीं था कि मतलब बिल्कुल ज़ीरो ही थी, पर रिज़ल्ट एट द एंड ज़ीरो ही आया था लगभग। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया था कि मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, इससे तो बोर्ड्स पे ज़्यादा फ़ोकस करता, बोर्ड्स में भी काफ़ी कम टाइम है, कैसे होंगी चीज़ें? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न और काफ़ी डिमोटिवेशन आती है, और आपको लगता है कि आपसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। पर हम्म। मैं उन्हें यही सजेस्ट कर दूँगा, अगर आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा आप कम स्कोर कर रहे हो ना, तो डेफ़िनिटली आपके बेसिक्स में कहीं न कहीं कमी है। तो थोड़ी एनसीईआरटी करो और उससे बेस बनाओ और फिर आगे बढ़ो, और एनसीईआरटी करने से ना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सिंपल होती हैं, मतलब डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस या थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, तो एनसीईआरटी आप ईज़िली कर सकते हो। उससे उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप बिट सेट की कुछ प्रॉब्लम्स कर लो, तो उनसे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, थोड़ी-थोड़ी तो प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हम्म। उस टाइम पे आपको बस अपने आप को वो मोटिवेशन ही देना है, थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स करो, और ये कभी नहीं सोचना कि मैं मतलब अब आगे प्रिपेयर ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक तरीके से आप गिव अप कर रहे हो। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड तो आपको हमेशा रखना है, चाहे आपका कितना ही बेकार गया हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरा ही एग्ज़ाम्पल देख लो, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद यूट्यूब पे नहीं है, पर उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट करा होगा। बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने खुद के कॉलेज में मैं एक स्टूडेंट से मिला था, उसकी भी पहले 70 परसेंटाइल थी और उसने भी 98 तक इम्प्रूव करा है। तो मतलब ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो, बस अपना 100% दो और अपना बेस्ट दो, तो ऑब्वियसली हम्म। आप इम्प्रूव तो करोगे। अच्छा, तो जैसे तुमने अभी बिटसेट की बात कर रहे हो, तो जैसे तुमने बिटसेट दिया होगा, तो मतलब अदर देन जेईई मेंस और जेईई एडवांस तुमने और कौन से एग्जाम्स मतलब दिए थे, जब बैकअप प्लान रखे थे, कोई और रखे थे? मैंने वैसे बैकअप प्लान के लिए ये 2 ही रखे थे। मैंने 3 रखे थे, हाँ, एक थापर का भी था, पर थापर में जेईई मेंस से ही होता है। तो मतलब एग्ज़ाम मैंने 2 ही रखे थे, एक तो जेईई मेंस और एक ये बिट सेट। तो ठीक है। मैंने ये सोचा था अगर जेईई मेंस नहीं तो बिट सेट। मैंने बस इन 2 को ही अपना मेन गोल रखा था और बाकी मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं करा। हम्म। तो बहुत सही था। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन तुमसे रहेगा, देखो तुम एनएसयूटी में आ चुके हो, तो तुम्हारा मतलब एक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एनएसयूटी का, मतलब कि कैसा सही लगा भी? अगर भाई सच बताऊँ तो मतलब स्टार्टिंग में तो काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब चीज़ें अच्छे से ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब हो रहे थे। पर एंड में एनएसयूटी ने एक मतलब ऐसा अन्याय कर दिया सबके साथ, ऑनलाइन क्लासेस के बाद
ऑफलाइन टेस्ट के लिए बुला लिया सबको। और मतलब अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस में आपको तो पता ही होगा हाँ, मतलब हाँ। किस तरीके से काम चलता है, और ऑनलाइन टेस्ट का भी उसमें काफ़ी जुगाड़ होते हैं। पर एकदम से आपको ऑफलाइन टेस्ट, और वो भी मतलब अब आपकी प्रैक्टिस भी छूट चुकी है, इतना टाइम हो गया, तो और इतना कॉलेज में ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, तो करा दिया पर हो गया सही। पर एनएसयूटी ने वो काफ़ी गलत करा था। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो बाकी सारी चीज़ें सही हो रही हैं। मतलब बाकी सब डिसीज़न सही ले रहे हैं। जैसे अभी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट अभी भी इस टाइम पे भी ओपन है। एनएसयूटी ने बंद कर दिया, तो काफ़ी कुछ अच्छे डिसीज़न भी ले रहे हैं। हुँ, हुँ। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा सही रहा। तो अब मेरा एक ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो जो हमारे जो ऑडियंस देख रही है ना, वो इस साल नहीं तो अगले साल एक कॉलेज कोई ना कोई जाएगी, ठीक है, वो अपने ड्रीम कॉलेज में जा रही होगी, ठीक है, तो तुमने अपना फर्स्ट सेमेस्टर खत्म कर लिया है, तो तुम उसे उन्हें क्या टिप दोगे यार, ये चीज कर लेना कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब एटलीस्ट। मैं उन्हें ये टिप दूँगा कि अगर किसी अच्छे कॉलेज गए हो, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि अब तो मेरा ही करोड़ों का पैकेज लगेगा या लाखों का। और अगर आप थोड़े कम मतलब थोड़े लोअर कॉलेज में गए हो, लोअर टियर के में, तो ये मत सोचना कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। क्योंकि जितनी भी आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देख लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, ऑफ कैंपस भी आप इन सबको उखाड़ सकते हो, बस आपको अपना 100% देना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करो, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी होती है उनमें एक्सप्लोर करो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को अपना पैशन बनाओ। थोड़ा-थोड़ा टाइम हर दिन उस चीज़ को आप दोगे, तो वो डेफ़िनेटली ग्रो करती जाएगी। और आप एक दिन जब आप कॉलेज से पास आउट होगे, तो आप उस स्किल में पूरे मास्टर हो चुके होगे 4 साल बाद। बिल्कुल तो सही बात है। थोड़ा-थोड़ा टाइम अपने पैशन को ज़रूर दो। कॉलेज इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट फाइंडिंग, मतलब अपने इंटरेस्ट को जरूर ढूंढो अपने हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में। तो थैंक यू ध्रुव फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। तो जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और यार लाइक करके जरूर जाना इस वीडियो को। और ध्रुव के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो ध्रुव एक लास्ट मैसेज जो हमारी ऑडियंस के लिए कोई। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप डेफ़िनेटली बहुत अच्छा करने वाले हो, गिव अप कभी नहीं करना, अपना 100% देते रहना है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, शेयर तो जरूर बस कर यार, देना इस वीडियो को, ठीक है ना। तो ऐसे हम और वीडियोस लाते रहेंगे फ्यूचर में भी, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर